आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेगूसराय से एक नए तरह के जिहाद की खबर आई है। जिहाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी वारदात के पीछे की जो मंशा है वो धर्मांतरण की थी, जिसके लिए रेप से लेकर किडनैपिंग तक की गई और ऐसा पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस की थ्योरी कुछ और कहती है जो सवालों के घेरे में है। बेगूसराय पुलिस की थ्योरी पर बड़ा सवाल, खतरनाक जिहाद या सच पर पर्देदारी। आखिर क्या है सिंघौल का सच? ये सवाल इसलिए क्योंकि बेगूसराय से सनसनीखेज खबर आई है। बेगूसराय के सिंघौल में इस पीड़ित हिंदू परिवार ने मुस्लिम बहुल गांव में प्रताड़ित होने का आरोप लगाया है। इस हिंदू परिवार का आरोप है कि गांव के ही कुछ मुसलमान युवकों ने इनकी बेटी और बहू के साथ रेप किया और उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया। उन पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव डाला जा रहा है। आप भी सुनिए पीड़ित परिवार का सनसनीखेज आरोप। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल। की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार ने 5 दिन पहले सिंघौल थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मजबूरन थक हार कर पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसका जो आवेदन है वो हमारे हाथ में है। वो 23 तारीख, ये जो तारीख है जुलाई, जहाँ पे ये आवेदन जो पीड़ित के जो परिवार है उन्होंने थाने में जाकर के दिया, लेकिन थाना जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जब अंत में जब मामला कहीं पे कोई रास्ता नहीं निकलता है तो न्याय की शरण में वो पूरा परिवार आता है और यहाँ पर आकर के वो मामला दर्ज करता है। पीड़ित परिवार के आवेदन के बाद भी पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। जब न्यूज़ 18 ने मामले को दिखाया तो पुलिस एक्शन में तो आई, लेकिन साथ में एक अलग थ्योरी भी लेकर आई। सुनिए पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार। क्योंकि पति और ससुर लगातार मारपीट कर रहे थे पार्वती देवी उसकी बेटी के साथ, तो पार्वती देवी ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को लेके यहीं बगल के थाना क्षेत्र में मुंगेरीगंज में वो रहने लग गई। ये पति और ससुर लगातार वहाँ जाते थे, पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले जो पार्वती देवी है उसने सिंघौल थाना को अप्रोच किया था लीगल एक्शन लेने के लिए। ये बात जैसे ही इनके ससुर को, पति को पता चली तो उन लोगों ने एक आवेदन दे दिया है पड़ोसियों के खिलाफ। और इसमें जांच में दोनों ने ये बताया है कि जब भी ससुर और पति इनको आके मारते पीटते थे तो पड़ोसी जो थे वहाँ के, जिन 3 लड़कों का नाम आ रहा है, ये लोग पड़ोसी थे कि लोग बीच बचाव करते थे। अब सवाल है कि 5 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? सिंघौल थाने के पुलिस 4 दिनों से चुप क्यों थी? महिला का पति प्रताड़ित करता था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मुसलमान आरोपी लड़कों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? महिला के बयान पर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। परिवार कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर क्यों हुआ? जाहिर है ऐसे कई सवाल हैं जिससे पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। बेगूसराय से रवि एस नारायण के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। अब आप ये पूरा मामला समझिए। गांव में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा है, यानी कि उस गांव में हिंदू हैं अल्पसंख्यक और गांव के मुस्लिम युवकों पर हिंदुओं के उत्पीड़न का आरोप लगा है। एक परिवार ने अपनी बहू और बेटी से दुष्कर्म और अपहरण का आरोप लगाया है। आरोप है कि मुस्लिम बहू गांव में एक हिंदू परिवार की बहू बेटी के साथ 3 युवकों ने कई बार दुष्कर्म किया।
आरोपियों का नाम शाहिद, जाहिद, अरमान है। पीड़ित परिवार के लोग 22 तारीख को सिंघौल थाने पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और इसके बाद यह परिवार, जो पीड़ित परिवार था, वो कोर्ट पहुंचा। पुलिस अब कह रही है कि परिवार का आरोप झूठा है, क्योंकि अब सवाल यह है कि 5 दिन बाद भी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। सवाल है कि पुलिस ने मुसलमान आरोपी लड़कों से पूछताछ क्यों नहीं की। सवाल है कि शिकायत के बाद पुलिस ने हिंदू परिवारों के लिए क्या किया। सवाल यह भी है कि क्या आबादी बढ़ेगी तो मनमानी करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। आज हम आपको एक ऐसे बैंक के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोगों को सुविधा नहीं बल्कि खौफ देता है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में सूद के सौदागर, गुंडा बैंक के नेक्सस पर नकेल कब। सीमांचल में सूदखोरों का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। सूदखोर कर्ज के एवज में जमीन, जेवरात, बाइक, ट्रैक्टर, घर तक कब्जा रहे हैं। भोले भाले लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर घर, खेत, जमीन अपने नाम करवा रहे हैं। गुंडा बैंक इस कदर कर्ज का चक्रव्यूह बुनता है कि लोग सुसाइड करने की सोच लेते हैं। सुनिए कटिहार के एक कारोबारी की आप बीती। पैसा लिए थे, वो टॉर्चर करता है, ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर लें। इस तरह से जो है हरदम धमकाता है, बोलता है। मैं बहुत परेशान है, हम अंदर से बहुत टूट गए हैं। इतना टॉर्चर करता है कि हम बता नहीं सकते हैं। कितना पैसा लगता है लगभग 5 लाख रुपया। हैरानी की बात यह है कि सूद के सौदागर सक्रिय हैं, लेकिन प्रशासन बेखबर है। अंचलाधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो शिकायत आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, न इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आया है। क्या है इसमें, कैसे? इसमें साहूकार अधिनियम है सरकार का बना हुआ। साहूकार अधिनियम के तहत इसमें जो इस तरह के लेन देन व्यापार करते हैं उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक विहित शुल्क है, प्रोफार्मा है, वो हम लोग जमा करा के उसमें चालान जमा होता है। वो एक प्रक्रिया के अधीन सरकार का घोषित है, उसमें हम लोग उसको लाइसेंस इशू करते हैं। लेकिन अभी तक पिछले हम 2 सालों में कोई परिवार आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, न इसका पहले भी कभी प्राप्त हुआ है। दरअसल 2000 से लेकर 2007 तक सीमांचल में गुंडा बैंक काफी सुर्खियों में था, लेकिन 2007 के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। गुंडा बैंक के एजेंटों ने हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की थी। कई लोगों की जमीन जायदाद तक लिखवा ली थी। हाई कोर्ट ने फिर से इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद एक बार फिर गुंडा बैंक सुर्खियों में है। सीमांचल के इलाकों से गुंडा बैंक के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की गई थी। हालांकि 2007 के आसपास यह बैंक पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर यह गुंडा बैंक सुर्खियों में आया है। इसके पीछे वजह है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने नए सिरे से इसकी जांच का आदेश दिया है। गुंडा बैंक लोगों को ऊंची ब्याज पर लोन देते हैं, मॉर्गेज के नाम पर जमीन अपने नाम लिखवा लेते हैं, लोन देने का लोभ देकर लोगों से ठगी करते हैं। गुंडा बैंक के एजेंट लोगों को गुमराह कर पैसे ठगते हैं। प्रशासन की सख्ती बढ़ने पर कंपनी बंद कर भाग जाते हैं। लोगों का पैसा और जमीन के कागजात लेकर भी भाग जाते हैं। कटिहार से सुब्रत गुहा और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि सीमांचल में कैसे फैला है गुंडा बैंक का जाल। बिना लाइसेंस की चलने वाली नॉन बैंकिंग कंपनियां गुंडा बैंक के नाम से मशहूर हैं। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और सीमांचल के क्षेत्रों में गुंडा बैंक का जाल फैला है। 2000 से 2007 तक इलाके में दर्जनों गुंडा बैंकों का बोलबाला था। गुंडा बैंक के एजेंटों ने हजारों लोगों से वसूली की। मॉर्गेज के नाम पर कई लोगों की जमीन जायदाद तक लिखवा ली गई। इस इलाके में आज भी कुछ गैर लाइसेंसी नॉन बैंकिंग कंपनियां काम कर रही हैं। गुंडा बैंक लोगों को गुमराह कर रुपए ऐंठ रहे हैं, ठग रहे हैं। गुंडा बैंक लोगों को लोन के नाम पर 5 से 15% महीना ब्याज वसूलते हैं। सूदखोरों के नेटवर्क और गुंडा बैंक के बारे में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और इसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया जो इन सभी गुंडा बैंक की जांच कर रही है। चलिए अब वो खबर
जो हर किसी के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि मंकी पॉक्स ने बिहार में दस्तक दी है। हालांकि अभी मंकी पॉक्स की पुष्टि नहीं हुई, बावजूद इसके बिहार अलर्ट मोड में है। सावधान, बिहार में मंकी पॉक्स की दस्तक। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत में भी इससे जुड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंकी पॉक्स की शक्ल में नई आफत ने अब बिहार में भी दस्तक दे दी है। पटना सिटी में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मरीज मिला है, जो कि एक महिला है। हालांकि संदिग्ध मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। हम लोग तो WHO यूनिसेफ से हैं, लेकिन हम लोग जो कि लोकल में काम करते हैं तो हम लोग तो एड्रेस बाकी क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मामला सस्पेक्टेड अभी मामला है, सस्पेक्टेड है। और क्या है वो ऊपर हम लोग गए थे, हम लोग नीचे थे, हम लोग को जाने भी नहीं दिया गया। बिहार में अभी तक मंकी पॉक्स के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ चुका है। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। मंकी पॉक्स के संबंध में जितनी भी जानकारियां स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से उपलब्ध हुई हैं, वो सारी जानकारियों को हम लोगों ने शेयर किया है। और क्या क्या लक्षण है इसके, क्या सावधानी रखनी है, और यदि मंकी पॉक्स के लक्षण कहीं दिखाई पड़ते हैं या संभावित ऐसा दिखता है तो वैसे मरीज की जांच करानी है। और 3 तरीके से उसका जांच होगा, स्वैब का टेस्ट होगा, ब्लड का टेस्ट होगा, यूरिन का टेस्ट होगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को सीएम आवास में आइसोलेट कर लिया है। नीतीश कुमार 6 महीने में दूसरी बार कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इससे पहले 10 जनवरी को उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लिहाजा आप भी जरा भी लापरवाही न बरतें। वैक्सीन का बूस्टर डोज जरूर लगवाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। एक भी लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए WHO के वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी का मतलब क्या है। WHO जैसे ही किसी बीमारी को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित करती है तो इसका मतलब होता है कि वो बीमारी तेजी से दुनिया भर में फैल रही है, और ऐसे में भारत में इसकी दस्तक चिंताजनक है। मंकी पॉक्स नाम के वायरस से होती है। इसकी शुरुआत मंकी पॉक्स आर्थ्रोपॉक्स वायरस का एक हिस्सा है। इसमें चेचक की तरह शरीर पर दाने होते हैं। चेचक को फैलाने वाला वेरियोला वायरस भी आर्थ्रोपॉक्स फैमिली का ही हिस्सा है। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक की तरह गंभीर नहीं बल्कि हल्के होते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका चेचक से कोई लेना देना नहीं है। मंकी पॉक्स 50 साल पुरानी बीमारी है और इस बीमारी के खिलाफ 3 वैक्सीन भी मौजूद हैं। ऐसे में इसे आसानी से फैलने से रोका जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के कई जिलों में कल शाम से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी, बारिश और ठनका गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस बीच अलग अलग जिलों में पिछले 24 घंटे में ठनका गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। 8 जिलों में ठनके ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ली है। कैमूर में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर में 4 की जान गई। इसके अलावा पटना के मनेर में ठनका की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग झुलस गए। इसके अलावा जहानाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और सिवान में 1-1 लोग की मौत हुई है। यह समझिए कि ठनका से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। बिजली अगर चमके तो घर या फिर किसी भवन में आप रुक जाएं। टीन या फिर धातु से बनी छत वाले मकानों से आप दूरी बना लें। इस दौरान किसी पेड़ के नीचे बिल्कुल ना खड़े हों। बिजली के खंभों और जो पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, उनसे दूरी बनाएं। अगर खुले आसमान के नीचे हों तो तुरंत कहीं छिप जाइए। किसी एक जगह पर भीड़ नहीं लगाइए, फैल कर खड़े हो जाइए। बारिश और तूफान के दौरान अगर कार या फिर बस या फिर किसी दूसरे वाहन में आप हैं तो वहीं रहना बेहतर होगा। घर के बाहर कोई भी धातु की वस्तु इस्तेमाल नहीं करें। पानी के भीतर नहीं रहें। पुल, झील या फिर छोटी नाव से तुरंत बाहर निकल जाएं। किसी जल स्रोत में तैर या फिर नहा रहे हैं तो उससे भी निकलकर जमीन पर आ जाइए। बिहार झारखंड में अच्छी बारिश नहीं होने से अन्नदाता इधर मायूस हैं।
रामगढ़ के कई इलाकों में खेतों में दरारें फट चुकी हैं। बारिश का मौसम बिना बरसात के निकल रहा है। बारिश के लिए जब तमाम उम्मीदें टूट जाती हैं तो एक ही सहारा यहां के लोगों के लिए बचता है, टोटका। गांव की महिलाएं झूम रही हैं। पारंपरिक गाना गाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और जो लोग टकटकी लगाए इस नजारे को देख रहे हैं वो इंतजार में हैं कि काश वो खुश हो जाएं। ये नाच गाना झूमना सब कुछ हो रहा है इंद्रदेव को खुश करने के लिए। ये नाच गाना झूमना सब कुछ हो रहा है इंद्रदेव को खुश करने के लिए। समझने के लहजे में इसे टोटका कहा जाता है और ये टोटका हो रहा है बारिश के लिए। गांव में अब बारिश आने के लिए टोटके के सहारे लिए जा रहे हैं। अब बारिश का मौसम हो और बिना बरसात के ये निकलने लगे तो सब मानते हैं इंद्रदेव कहीं नाराज तो नहीं है। मान्यता ये भी है कि इंद्रदेव जब नाराज हो जाएं तो उन्हें नृत्य के जरिए ही खुश किया जा सकता है और बिल्कुल वैसे जैसे स्वर्ग लोक में अप्सराएं करती हैं। जतन सिर्फ झूमर और नृत्य के जरिए ही नहीं इंद्रदेव से की जा रही है। गांव की महिलाएं सिर पर कलश रखकर मंदिर की परिक्रमा कर रही हैं। बारिश की बेबसी को शांत करने के लिए इंद्रदेव से मन्नतें मांगी जा रही हैं। ऊंचे पहाड़ पर मौजूद महामाया मंदिर पहुंचकर गांव के लोग बारिश के लिए जतन कर रहे हैं। इलाके में दरअसल बारिश की बेरुखी है। रोपनी के वक्त में पानी का अभाव है। बारिश के इंतजार में गुजरता हर पल जैसे बारिश को बुलाने के लिए कह रहा है और बारिश बुलाने के लिए ही इस तरह के टोटके का सहारा लिया जा रहा है। मान्यता है कि ऐसा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। रामगढ़ के बारिश की फाइल इंद्रदेव के दरबार में अटकी पड़ी है। ग्रामीणों को भरोसा है इस टोटके के जरिए इंद्रदेव खुश होकर धरती की प्यास बुझा देंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।